हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप लोग ठीक होंगे। बहुत सर्दी पड़ रही है, अपनी तबीयत संभाल के रखिएगा। एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। जीडी के एग्जाम 10 तारीख से शुरू होने वाले हैं, एसएससी जीडी के। यूपी पुलिस की भर्ती भी आ रही है, तो अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा घर पे बैठे हुए आराम से, ठीक है। तो हम ये जो सीरीज चला रहे हैं आज का इतिहास वाली, जिसमें हम आपको जो भी डेट होगी, जैसे आज 6 जनवरी है, तो उस डेट पे जो इतिहास में हमारे जो हिस्ट्री है उसमें जो भी कोई घटनाएं हुई होंगी या कुछ भी हुआ होगा उसके बारे में आपको बताएंगे, जो महत्वपूर्ण जो पेपर में पूछी जाती होगी। ये सीरीज हमने 1 जनवरी से शुरू करी थी और आज 6 जनवरी है, तो ऑलरेडी 5 वीडियो हम इसके ऊपर बना चुके हैं, 1 से 5 के लिए लेके तारीख की, और आज 6 जनवरी की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आ जाइए गाइस। तो आज का जो इतिहास है, 6 जनवरी का इतिहास, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने इसको 2 सेक्शन में बांटा हुआ है। दो देश के अंदर जो महत्वपूर्ण आपकी घटनाएं हुई थी, देश मतलब जो हमारा भारत देश है इसके अंदर, और फिर विदेश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं देश की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भारत में हुई थी महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो पहली है 1664 से 6 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था, ठीक है। अब अगर ऐसे पढ़ने लगे कि उन्होंने लूटा था, तो थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा लगता है कि लूटा क्यों था, पर इसके पीछे के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया था। शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है हमारे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बता देता हूँ। जो सस्ता खान थे, जो मुगल राजा था ना उस टाइम पे, मुगल का साम्राज्य चल रहा था, तो उनके गवर्नर थे मुगल के, है ना। जो साउथ इलाका था, इंडिया का दक्षिण का इलाका है, वहां के गवर्नर हुआ करते थे। तो जो औरंगजेब थे उस टाइम पे, जब शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के राजा थे, उस टाइम पे औरंगजेब जो थे वो राजा थे आपके मुगल साम्राज्य के। तो जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने बहुत सारे महल जो है कब्जा लिए थे, जो भी आसपास महल थे। तो जो औरंगजेब थे उन्होंने शास्ता खान से कहा कि तुम जाके ये जो शिवाजी के जो जितने भी महल हैं इनको कब्जा लो और शिवाजी को मार दो, ठीक है। तो शास्ता खान ने शुरू किया सब महल कब्जाने, उसने बहुत सारे महल कब्जा लिए, कुछ पुणे की भी जगह को उसने कब्जा ली। तो इसको लेके शिवाजी को पसंद नहीं आया। सब क्यों नहीं आया? तो देखिए, शिवाजी का जन्म खुद पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे, आप सबने सुना होगा। पुणे में उनका खुद का जन्म हुआ था। तो जब अपनी कोई जमीन ऐसी होती है जहां हमारा जन्म हुआ हो और कोई दुश्मन उसको कब्जा ले, तो किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और भी जो महल उन्होंने शिवाजी के अंदर आते थे उन्होंने वो भी कब्जा लिए थे। तो शिवाजी को क्या था कि अब शास्ता खान का हमला करना है हमको, और जो भी इसने हमारी जो भी एरिया लिया है, कैप्चर किया है, जो भी एरिया कब्जा है उसको वापस लेना है, ठीक है। तो अब किसी के ऊपर अटैक करना है, किसी के ऊपर हमला करना है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो ये सूरत है, सूरत गुजरात में आता है, आपने सुना होगा सूरत, ठीक है। तो गुजरात जो है, गुजरात की बात करते हैं क्योंकि सूरत गुजरात में ही आता है। तो जो गुजरात है वो हमेशा से ही एक बहुत अमीर जगह रही है, अभी भी बहुत अमीर जगह है। नए नए प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट चला रही है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है। और उस टाइम पे भी बहुत अमीर हुआ करता था। क्यों होता है अमीर गुजरात, इतना अमीर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ पे बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे शिप्स आते हैं आपके, जहाँ पे नाव आते हैं, जितना भी ट्रेड होगा, जो भी व्यापार होगा, ये पोर्ट्स के थ्रू ही होता है, जो आपके बंदरगाह होते हैं। तो जब कुछ भी होता था, पोर्ट्स थे यहाँ पे, तो जो भी कोई भी व्यापार होता था वो गुजरात के थ्रू होता था। तो उसकी वजह से जो जहाँ पे वो पूरा एरिया था, तो वो बहुत डेवलप्ड एरिया था। बड़ी बड़ी जो भी बड़े बड़े काम सब वहीं पे होते थे। तो वहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग रहते थे, ठीक है। सब व्यापारी लोग ज्यादातर सूरत में रहते थे, गुजरात में, और व्यापारी लोग अमीर थे, ठीक है। जो अमीर व्यापारी लोग थे वो रहते थे। तो जो वहाँ के सबसे अमीर कुछ व्यापारी लोग थे, उनको शिवाजी जी ने बुलाया, महाराज शिवाजी ने बुलाया और उनसे कहा, छत्रपति शिवाजी जी ने कि आप जो है ऐसे डील कर लो कि मुझे पैसे दो, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, ठीक है। आप मुझे पैसे दो, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन जो उस टाइम पे सूरत को हेड कर रहे थे मुगल के, जो वो उस टाइम पे गवर्नर जो सूरत को हेड कर रहे थे, जो सूरत को संभाल रहे थे, इनायतुल्ला खान, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया, शिवाजी से मिलने तक के लिए मना कर दिया, ठीक है। और जो उनके संदेश वाहक थे ना, संदेश वाहक जो पहले जमाने में संदेश लेके जाया करते थे, ठीक है, उनको शिवाजी के पीछे भेज दिया इनायतुल्ला खान ने। क्यों भेजा? शिवाजी को मार के आ जाओ, ठीक है। इस बात से जब उन्होंने शिवाजी पे हमला किया, जो तुम्हारे
वो लेके आया, संदेश लेके आते थे, उन्होंने जो हमला किया शिवाजी पे, तो शिवाजी बच गए, लेकिन शिवाजी की जो सेना थी और शिवाजी इस बात से बहुत गुस्सा हो गए, और इसीलिए कि हमारे राजा पे आप कैसे हमला करवा सकते हो, वो भी एक संदेश लाने वाले आदमी से। क्योंकि पहले जमाने में ऐसा होता था, जो किसी के यहाँ संदेश लेके जाता है ना, ना तो उसको कोई छेड़ेगा, उसको कोई मारेगा नहीं, बस वो जाएगा अपना संदेश देके अपने राज्य में वापस आ जाएगा, ठीक है। पर जब उसने शिवाजी पे हमला किया तो इस बात से बहुत नाराज हुए, और इसीलिए शिवाजी की जो पूरी सेना थी वो बहुत नाराज हुई, और उन्होंने सूरत पे हमला कर दिया उसको लूटने के लिए, ठीक है। लेकिन शिवाजी महाराज ने उस टाइम पे भी पूरे सख्त एकदम निर्देश दिए हुए थे कि किसी निहत्थे आदमी को नहीं लूटना है, किसी ऐसे आदमी को नहीं लूटना है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी को परेशान नहीं करना है, खाली तुमको लूटना है जो पैसा चाहिए हमको, और फिर जल्दी से जल्दी वहां से निकलना है, वहां पे बसना नहीं है, ना किसी को मारना है, ना किसी निहत्थे को लूटना है जिसके पास हथियार नहीं है। खाली जो बड़े बड़े लोग हैं उनको लूट के और वापस जल्दी से जल्दी चलना है, ताकि मुगल सेना को भी ना पता चले, औरंगजेब को पता ना चले, क्योंकि जब लूटने जाएंगे तो पूरी सेना जाती नहीं, पूरी सेना तो जाएगी नहीं, कुछ लोग जाते हैं लूटने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग जो गए थे, अगर औरंगजेब को पता चल जाता और वो उनके ऊपर अटैक कर देता, ठीक है, तो दोनों तरफ से फिर लड़ाई हुई जाती, और लड़ाई होती तो बहुत सारे लोग मर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने कोशिश करी, शिवाजी महाराज ने पहले बोल दिया कि कुछ लोग जाके जल्दी से जल्दी उसको लूटो, जितना हमको जरूरत है, लूट के वापस आ जाओ, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। ये जो शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूट की थी सूरत की, ठीक है। तो ये कोई गलत काम नहीं था। अगर आपसे कोई कहता है गलत काम, तो आप उसको एक पूरी हिस्ट्री बताएंगे तो उसकी समझ में आएगा कि ये कुछ गलत काम नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये जो शिवाजी महाराज हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुगल जो थे, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य की बहुत ज्यादा आपस में चल रही थी वो, क्योंकि शिवाजी महाराज जो थे वो कहते थे कि हमको अपना देश वापस लेना है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र से उनका मतलब क्या था? हिंदू राष्ट्र से उनका मतलब था कि जहाँ पे हर धर्म के लोग अच्छे से रहें, साथ मिलकर रहें, भाईचारे से रहें। तबकि मुगल जो थे वो क्या करते थे, जो मुगल थे, जो मुस्लिम थे, उनको तो अच्छे से रखते थे, लेकिन जो और धर्मों के लोग थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, अलग अलग जजिया टैक्स लेते थे, ऐसे करके टैक्स लेते थे उनसे, ठीक है। तो वो जो शिवाजी महाराज थे वो कहते थे हमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा राष्ट्र जैसे भगवान श्री राम ने बनाया था, ऐसा राम राज्य जिसमें सब खुशहाल तरीके से रहें, सब अच्छे से रहें, सब पीसफुली रहे, ठीक है। तो औरंगजेब खुद कहता है अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है उनकी, जो उन्होंने लिखी है, जो उनकी बायोग्राफी है, उसमें वो खुद कहते हैं कि उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने शिवाजी से पंगा लेने की कोशिश करी, क्योंकि ना वो कभी शिवाजी को पकड़ पाए, कोशिश भी करी तो शिवाजी हमेशा वहां से निकल गए, ठीक है। और जो गोरिल्ला वारफोर टेक्निक होती है ना, गोरिल्ला वारफोर टेक्निक क्या होती है कि आप पूरी आर्मी लेके किसी पर अटैक नहीं करते, बस थोड़े से लोग अटैक करेंगे, फिर जब वहां से वो थोड़े से लोग अटैक कर देंगे, इसके बाद फिर थोड़े से लोग अटैक करेंगे, ऐसे करके ये अलग अलग टेक्निक होती है वॉरफेयर की। तो ये जो टेक्निक का इजाद किया था, ये किसने किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस टेक्निक का इजाद किया था, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने मुगल को कई बार हराया था, मुगलों की सेना को, ठीक है। तो आज के दिन 6 जनवरी 1664 को शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था, ठीक है। और बाकी बैकग्राउंड मैंने आपको सारा बता दिया, किस लिए लूटा गया था, क्यों लूटा था, क्या जरूरत थी लूटने की, और सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं। 6 जनवरी 1959 को क्या हुआ था? 6 जनवरी 1959 को भारत के क्रिकेटर कपिल देव का जन्म हुआ था। कपिल देव के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। कपिल देव बहुत बड़े क्रिकेटर हैं भारत के। जब भारत ने 1983 में 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, T20 जो तुम्हारा ओडीआई वर्ल्ड कप था, एक दिवसीय वर्ल्ड कप जो होता है, वो जो जब जीता था विश्व कप, उस टाइम पे ये भारत के कप्तान हुआ करते थे कपिल देव। इनके बारे में सबने सुना होगा, जो भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर है, उन्होंने तो देखा ही होगा। लेकिन वैसे नॉर्मल लोगों ने भी, जो ज्यादा क्रिकेट को पसंद नहीं करते, उन्होंने भी जरूर, भारत में सभी जानते होंगे कपिल देव जी को। तो जो कपिल देव जी है, इनका जन्म हुआ था आज के दिन 6 जनवरी 1959 को, ठीक है। ये भारत के कप्तान रह चुके हैं। जब 1983 में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था ना, वेस्ट इंडीज को हरा के इंग्लैंड में, उस टाइम पे ये इंडिया के कैप्टन थे, ठीक है। और मैं इनके बारे में आपको बताऊं, अभी एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की, मूवी का नाम था 83, वो इसी के ऊपर थी, जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। उस मूवी में जो रणवीर सिंह ने रोल किया है, वो किसका किया है? कपिल देव जी का ही किया है। तो आप उस मूवी को देख के भी समझ सकते हैं। बाकी आप गूगल पर डाल के देख लीजिए कपिल देव के बारे में, तो आपको वैसे भी सारा कुछ पता चल ही जाएगा, ठीक है। आगे देख, अगर मैं यहाँ पे और पूछने लगूं कि इंडिया ने और कब वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, जो तुम्हारा एक दिवसीय वाला वर्ल्ड कप था।
दूसरा जीता था एक दिवसीय वाला वर्ल्ड कप ही था 2011 में, जब धोनी कैप्टन थे, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। और तीसरा जीता था, एक जीता था 2007 में, ये वो T20 वाला वर्ल्ड कप था, 2020 ओवर वाला। इसमें भी जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगली घटना, अगली न्यूज के ऊपर। ये है आपकी 6 जनवरी 1980 को 7वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत मिली। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो पूरी लाइन लिखी है कि जो 7वें लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव कौन से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा के, क्योंकि राज्यसभा के तो चुनाव होते नहीं है, उनको तो इनडायरेक्टली चुना जाता है, ठीक है, वो डायरेक्टली उनके चुनाव होते नहीं है, उनको लोग तो वोट देते नहीं है, ठीक है। तो जो लोकसभा होती है वो जो उसमें जो चुने जाते हैं लोग, उनको हम लोग वोट देते हैं, लोग वोट देते हैं, जो आम जनता होती है, ठीक है। तो जो लोकसभा के 7वें लोकसभा के जो चुनाव थे हमारे, ठीक है, उसको कौन जीता था, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी थी ना, कांग्रेस पार्टी, अब जानते हैं जिसके लीडर इस टाइम पर राहुल गांधी है, ठीक है। तो जो कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी जो थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी, ठीक है, उसके लीडर कौन थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी, उनकी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, उनको 2/3 बहुमत मिली थी, ठीक है, 2/3 बहुमत मिली थी उनको, ठीक है ना। तो 2/3 बहुमत मिली थी उनको। तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताऊं पूरी बैकग्राउंड, तो 1969 में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी थी ना 1969 में, जो कांग्रेस के पुराने लीडर थे मोरारजी देसाई के साथ जो थे, मोरारजी देसाई बहुत पुराने लीडर थे कांग्रेस के, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे कुछ समय के लिए। तो 1969 में जो कांग्रेस पार्टी में मोरारजी देसाई के साथ थे, ठीक है, वो लोग है ना, और कुछ लोग थे, मतलब पार्टी बट गई थी कांग्रेस पार्टी, कुछ लोग इंदिरा गांधी के साथ थे। इंदिरा गांधी उस टाइम पे यंग थी, एक यूथ लीडर थी, नई नई लीडर थी, मतलब जवान लीडर थी, यंग लीडर थी। तो वो बनना चाहती थी प्रधानमंत्री। इधर मोरारजी देसाई जिन्होंने इतने साल दिए थे कांग्रेस पार्टी को, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे देश के, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जब पार्टी पूरी बट गई, तो इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस से बाहर निकल के दूसरी पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आर के नाम से, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर के नाम से, ठीक है ना। जब ये पार्टी बनाई और जब इलेक्शन हुए आपके इससे पहले वाले सातवें से पहले छठे और जो 5वें इलेक्शन हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी जीत गई, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी जीत गई, तो इंदिरा गांधी के जीतने के बाद क्या हुआ, इनके खिलाफ केस डाला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ये यूपी में जो इलाहाबाद पड़ता है, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ पे कोर्ट इनके खिलाफ केस डाला गया। उस केस में क्या बताया गया कि इन्होंने जो सरकारी लोग होते हैं उनका इस्तेमाल किया है इलेक्शन को जीतने के लिए, ठीक है, गैर कानूनी रूप से जीती है। तो ये वो केस भी हार गई इंदिरा गांधी, जो केस हुआ था वो हार गई। तो इनकी जो जीते थे वो खतरे में आ गया। फिर ये यहाँ पे आए, क्या बोलते हैं, अपने दिल्ली में वापस आई। तो यहाँ पे इनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगी, ठीक है, इनके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने धरना दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया 1975 में, ठीक है, कि इनकी पार्टी गिर ना जाए, इसलिए इन्होंने 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दी, ठीक है, जो 1975 से 1977 तक चली थी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, जो भी इनके खिलाफ वो कर रहे थे, अपोजिट पार्टी जो थी, जो दूसरी विपक्षी पार्टी थी, उनके जो भी लीडर थे, उनको सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। कोई कुछ कर रहा था, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, लोग जो है इनके खिलाफ कुछ बोल ना पाए इसलिए, ठीक है। फिर जब 77 में जब इमरजेंसी हटी आपकी, तो लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। और उस टाइम पे जो इलेक्शन हुए 77 में, ये उन इलेक्शंस को हार गई। इनको लगा मैं जीत जाऊंगी, लेकिन इन इलेक्शन को बहुत बुरी तरह हार गई। जब ये हारी, तो इन इलेक्शन को कौन जीता, इन इलेक्शन को जीती जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी ने इलेक्शन को जीती और जनता पार्टी ने जो प्राइम मिनिस्टर बनाया उस टाइम पे मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई इसमें आ गए। मोरारजी देसाई ने इनके साथ मिलकर, क्योंकि जो मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस थी वो, और इन्होंने साथ मिलकर वो बना लिया, आपकी गवर्नमेंट बना ली, और मोरारजी देसाई अब हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया, तो जब उनकी सरकार गिर गई, यहाँ पे आप पूरी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाई है गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता नहीं, जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो पूरी अपनी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और टूट के मतलब गिर गई वो, ठीक है। पार्टी अलग अलग हो गई, जो सबने मिलकर पार्टी बनाई थी, वो जो पार्टी बनी रहे, तो वो टूट गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ,
1980 में दोबारा इलेक्शन कराए गए, ठीक है। और जब 1980 में इलेक्शन कराए गए, उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी की ये जो 7वें लोकसभा इलेक्शन है ना, ये हुए थे 1980 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, वो जीत गई पार्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी यहाँ पे बहुत मेहनत करी, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जो जनता पार्टी की थी टूट गई, तो लोगों को लगा कि ये तो चला ही नहीं पा रहे हैं सरकार, तो लोगों ने इंदिरा गांधी को दोबारा से वोट दी और ये इस इलेक्शन को जीत गई 2/3 बहुमत से, ठीक है। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, मैंने आपको समझा दिया है पूरा हिस्ट्री, कि क्या क्या पूरे उस टाइम पे सिनेरियो थे, क्या क्या चल रहा था आसपास, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, फिर कैसे पार्टी टूटी, कांग्रेस कैसे टूटी फिर जुड़ी, और ये जनता पार्टी के साथ क्या हुआ, ये मैंने आपको, इलेक्शन कैसे कैसे जीती इंदिरा गांधी, ये सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 6 जनवरी 2002, इस दिन क्या हुआ था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, मतलब सिग्नेचर हुए थे। ये जो दोनों हैं हमारे, एक तो ये प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के हैं टोनी ब्लेयर, और जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पे 2002 में कौन थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। कौन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन दोनों के बीच एक वो हुआ, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, एक घोषणा पत्र साइन हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, दिल्ली घोषणा पत्र। इसको दिल्ली घोषणा पत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली में साइन किया गया था, इसलिए इसको दिल्ली घोषणा पत्र बोलते हैं। इसमें दिल्ली घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए, उसमें साइन हुए, ठीक है। अब ये जो दिल्ली घोषणा पत्र था, ये क्या कहता था, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए दिल्ली घोषणा पत्र कहता क्या था। ये कई सारी चीजों के बारे में बात करता था। पहली चीज पे बात करता था कि जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन मतलब यूके है ना, और जो आपका इंडिया, मैं आपको पहले यूके के बारे में बता देता हूं, मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में बताया आपको। अगर मैं यूके का मैप आपको बना के दिखाऊं, तो यूके पड़ता है, देखिए ऐसे हो, यूके ऐसे है, ये 2 द्वीप हैं, ये 2 आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे नीचे यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए नीचे यूरोप है, ठीक है। ये जो बीच में जगह है ना, ये जो बीच में जगह है, ये पानी है ना, ये समुद्र है ना, ये सी है एक, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। आपने बहुत बार क्वेश्चन आता होगा पेपर में भी, या वैसे भी पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आता ही है, या वैसे भी आपने सुना होगा कि इंग्लिश चैनल को तैर के सबसे पहली महिला किसने पार किया, किसने सबसे पहले पार किया, कौन भारतीय ने पार किया। तो जो वो इंग्लिश चैनल है वो यही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में यूरोप, यहाँ पे फ्रांस आता है, फ्रांस और यूके के बीच में जो वाटर बॉडी पड़ती है, जो पानी, जो समुद्र पड़ता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। अब मैं तो आपको बताता हूँ कि यूके क्या है ना, यूके जो है वो 4 कंट्रियों में बटा हुआ है, ठीक है। जो आपका यूके है वो 4 देशों में बटा हुआ है। कौन कौन से 4 देश हैं आपके, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, यूके जो है आपका 4 देशों में बटा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला है, ये तो है स्कॉटलैंड, ठीक है। ये जो इधर ईस्ट वाला है, ये है आपका इंग्लैंड, जिसकी राजधानी लंदन है। इंग्लैंड के बारे में तो आप सबने सुना होगा। ये जो इधर वाला है, इसका नाम है वेल्स, ओके। और ये जो ऊपर वाला है दूसरे वाला द्वीप का, इसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो इन चारों देशों को जब मिला देते हैं, ये जो 4 देश हो गए आपके, ये इन चारों देशों को जब मिला देते हैं, तो ये आपका बन जाता है यूके। तो आपका ये यूके बन जाता है। ये जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है ना दूसरे वाले द्वीप का, ये यूके का हिस्सा नहीं है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयरलैंड, एक अलग देश है, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये तो यूके का हिस्सा है, लेकिन नीचे वाला जो खाली आयरलैंड है वो उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये 4 देश आते हैं यूके में। कौन कौन से देश, 4 देश से मिलकर बनता है आपका यूके, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो अब इस पर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो जो आपके प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, मतलब यूके के, इन्होंने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के, उनके साथ ये घोषणा पत्र साइन किया, दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है। दिल्ली घोषणा पत्र क्या कहता है, बहुत सारी बातें कहता है, जैसे कि भारत और जो ब्रिटेन है, जो यूके है आपका, ये दोनों मिलके अलग अलग जो फील्ड है, अलग अलग जो है आपके फील्ड, उनमें एक साथ मिलकर कॉपरेट करेंगे, एक साथ एक दूसरे की मदद करके अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके, उसमें काम करेंगे कि एक दूसरे की, जिस चीज में हम अच्छे हैं हम आपकी मदद कर दें, जिसमें आप अच्छे हैं हमारी मदद कर दें। चाहे वो किसी फैक्ट्री की बात हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात हो, पढ़ाई वाले की, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, ठीक है, चाहे
ट्रेड की बात हो या किसी भी चीज में हम एक दूसरे की साथ मिलके मदद करेंगे, चाहे वो साइंस वाली बात हो, चाहे किसी टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे स्पेस सेक्टर की बात हो, अंतरिक्ष वाले की किसी की भी बात हो, इन सब में हम लोग साथ मिलके एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जिसमें आप अच्छे हो आप हमारी मदद करो, इसमें हम अच्छे हैं हम आपकी मदद करेंगे, और दोनों साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी नई नई साइंसेस पे काम करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, एक इन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट इसमें साइन किया था, ठीक है। उसमें क्या था, उस टाइम पे क्या हुआ था, इससे कुछ दिन पहले 2002 से पहले 2001 में एक घटना हुई थी। 2001 में 2001 में दो घटना हुई थी। यूएस था ना आपका, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे 9/11 की घटना हुई थी। 9/11 क्या है, 11 तारीख 9वां महीना जो है सितंबर, तो 11 सितंबर को जो है अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जो ट्विन टावर के ऊपर ट्विन टावर के रॉकेट नहीं, एरोप्लेन जो अपनी नॉर्मल फ्लाइट होती है, नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं, उनको हाईजैक करके आतंकवादियों ने उस पर मार दिया था, ठीक है। जो ट्विन टावर आपके थे उन पर मार दिया था हेलीकॉप्टर को, ठीक है, जिसमें उसामा बिन लादेन का हाथ था, जिसमें, ठीक है, अलकायदा का हाथ था। तो ये हमला हुआ था यूएस पे, ये आतंकवादी हमला, ठीक है। दूसरा आतंकवादी हमला इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। वो क्या था, भारत में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। जो हमारे देश की पार्लियामेंट है, जो संसद है, वहां पे आतंकवादी घुस गए थे, ठीक है ना। वहां पे आतंकवादी घुस गए थे। तो ये जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था ये भी 2001 में हुआ था, ठीक है। तो इन जो यूके ने ये वाला भी देखा, ये वाला भी देखा, इंडिया ने भी दोनों देखे। तो उसके बाद इन दोनों ने एक साथ मिलके ये जो आपका घोषणा पत्र था, इसमें ये एक वो डाला, एक ये बात भी की कि एक दूसरे की जो ये आपके आतंकवादी होते हैं, इनके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जो फोर्सेज हैं, अपनी जो आर्मी वगैरह, इन सबको तैयार करेंगे, ठीक है। इनके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है इनको रोकने के लिए, ठीक है, किसी और चीज की जरूरत है, किसी हथियार की जरूरत है, ये सब बनाएंगे साथ में मिलकर। तो इस सिक्योरिटी पैक्ट में ये भी लिखा हुआ था, ठीक है। इसके जो आपका आतंकवादी है, इनके अगेंस्ट लड़ना, इनके खिलाफ लड़ना। जो टेररिज्म है, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है। एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी मतलब, टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी है ना, और एंटी का मतलब जो इससे लड़े, इसके अपोजिट काम करे, उसको कहते हैं एंटी। किसी चीज के आगे अगर एंटी लग गया, इसका मतलब वो जो आगे चीज लिखी है उसके अपोजिट काम कर रहा है। जैसे यहाँ एंटी टेररिस्ट लिख रहा है, ठीक है, तो जो टेररिस्ट के अगेंस्ट काम होंगे उनको एंटी टेररिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एंटी टेररिस्ट जो चीजें हैं उन पर काम कर सके, ठीक है। तो ये जो हुआ था दिल्ली घोषणा पत्र जो साइन हुआ था, वो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी और जो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, इनके बीच में 6 जनवरी 2002 को साइन हुआ था, ठीक है। और कहां साइन हुआ था, दिल्ली में साइन हुआ था, इसलिए इसका नाम दिल्ली घोषणा पत्र है, ठीक है। अब कुछ विदेश की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। पहले एक बार ये पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो 4 घटना मैंने आपको देश की बताई, पहली क्या घटना है, 6 जनवरी 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया, क्यों लूटा था, क्यों लूटना जरूरी था इनके लिए, उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया था, मैंने आपको सारा कुछ बताया। उन्होंने बिल्कुल जो उस टाइम पे करना चाहिए था ऐसा ही काम किया था शिवाजी महाराज ने। लोगों को, वहां के लोगों को, जो निहत्थे लोग हुए हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है, उनको ना कोई कोई किसी को कोई नहीं मारेगा, ये भी अपनी पूरी फोर्स को बता दिया था, जो उनकी पूरी आर्मी थी, जो भी लोग लूटने गए थे, ठीक है। लूटना क्यों जरूरी था, क्योंकि मुगल का अटैक करना था, ठीक है। जो मुगल साम्राज्य था उसका अटैक करना था, औरंगजेब का अटैक करना था, इसलिए लूटना भी जरूरी था, अपने देश को आजाद कराना था उनसे, मुगलों से, ठीक है। दूसरी घटना क्या है कि 6 जनवरी 1959 को भारत के जो क्रिकेटर थे कपिल देव, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कपिल देव कौन है, जो कप्तान थे भारत के, जब भारत ने 1983 में 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। तीसरा है 6 जनवरी 1980 को जो 7वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको 2/3 सीट मिल गई थी, 2/3 की बहुमत मिल गई थी, मतलब वो जीत गई थी इलेक्शन, ठीक है। लोकसभा मतलब ये प्राइम मिनिस्टर वाले जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा इलेक्शन उनको कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी 6 जनवरी 2022 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है टोनी ब्लेयर और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बीच में दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, उनके बीच में साइन हुआ था, ठीक है। दिल्ली घोषणा पत्र में क्या क्या था वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं विदेश की कुछ घटना के बारे में। पहली है 6 जनवरी 1838, ठीक है, 1838 को, 6 जनवरी 1838 को आज के दिन क्या हुआ था, सैमुअल मॉरिस एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहली बार दुनिया को दिखाया था, क्या दिखाया था, दुनिया के सामने पहली बार, ये दुनिया के सामने 2 बार हो गया है, हाँ, पहली बार दुनिया के सामने,
हाँ तो 2 बार हो गया गलती से। तो आज के दिन सैमुअल मॉरिस ने पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ, ये एक टेक्नोलॉजी है टेलीग्राफ, मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राफ क्या होता है, कि तकनीक को लाए थे, है ना। तो जो तकनीक थी टेलीग्राम की, उसको दुनिया के सामने पहली बार लाए थे। कब लाए थे? 6 जनवरी 1938 को। ठीक है, कौन लाए थे? जो साइंटिस्ट थे सैमुअल मॉरिस। तो ये सैमुअल मॉरिस थे टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी को लाए थे। टेलीग्राफ क्या होता है? टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये संचार करने की टेक्नोलॉजी होती है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे फोन से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज से करते हैं, ठीक है, ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की टेक्निक है। उस टाइम पे क्योंकि फोन वगैरह थे नहीं 1838 में, तो ऐसी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बनी थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिजली के तार जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बीच में डिवाइस लगी हुई होती है, ऐसे बीच में एक उपकरण लगा हुआ होता है और ऐसे बिजली के तार जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और ऐसे उस पर बना हुआ होता है, ऐसे ये मार्कर चल नहीं रहा है, उस पे ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। ये आपका ये उपकरण है, ये बिजली के तार है, ये ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसे यूं। तो क्या किया जाता है, इसको ये जो ऊपर वाला है इसको दबाया जाता है, ठीक है, जब तक ये ऊपर रहेगा कोई बिजली इसमें से नहीं निकल पास होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे करके दबाया जाता है, ठीक है। तो इसको दबाते हैं, जैसे 2 बार दबा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ है ना। 3 बार दबा दिया तो इसका मतलब कोई अक्षर है, मान लो तो 1 बार दबाया उसका मतलब कोई अक्षर है, ठीक है। ऐसे करके इनके बीच में डिसाइड होता है, जो हमें जिसके साथ भी कम्युनिकेशन करना है, जिसके साथ भी संचार करना है, जिसके साथ भी बातचीत करनी है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे दबा के और इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो हमारी लाइट के सिग्नल होते हैं उनको काट के या जोड़ के, ऐसे काट के या जोड़ के, ठीक है, ऐसे काटे जोड़ने होंगे तो नीचे कर देंगे, काटना होगा तो ऊपर कर देंगे, ठीक है, ऐसे उसके द्वारा संचार किया जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है कि जैसे मान लो ये तो समझ गए आप कि इससे ऐसे संचार होता है, लेकिन दूसरा वाला कैसे समझेगा? आपने तो अपनी तरफ से कर दिया, तो दूसरा वाला कैसे समझेगा? उसके लिए एक कोड होता है। क्या कोड होता है? अब इसको बोलते हैं, इस कोड को बोलते हैं मोर्स कोड। मोर्स कोड, ठीक है। मोर्स कोड क्या होता है? इसमें या तो बिजली के थ्रू या आवाज के थ्रू ये कोड काम करता है ना। इस कोड में क्या होता है, इस कोड में क्या कैसे होता है, जैसे मान लो 2 बार दबा दिया इसमें, है ना, तो 2 बार दबाया, बिजली के थ्रू उसको पता चला 2 बार दबाया गया है, 2 बार बिजली हुई है, कनेक्ट हुई है, तो इसका मतलब 2 बार दबाने का मतलब जैसे मान लो ए है या फिर ए है ना। 3 बार दबा दिया उसका मतलब बी है, ठीक है। तो मोर्स कोड में ऐसे लिखा हुआ होता है, ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, जिसको भी आपस में बात करनी है, संचार करना है, कम्युनिकेशन करनी है, कि हम मोर्स कोड का ये वाला हिस्सा ऐसे ऐसे जो ये शब्द हैं इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये बोलेगा ऐसे ही वो मोर्स कोड के थ्रू कि हाँ जी ये बात ये इसने बोली थी और ये हम समझ गए। और ये इनक्रिप्टेड, इससे क्या होता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है। वो इनक्रिप्टेड क्या होता है, आप जब भी कभी व्हाट्सएप अपना चलाएंगे तो उसमें कई बार मैसेज आता है कि आपका जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो रहा है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? मैंने जैसे व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेजा, ठीक है, तो जो मैंने मैसेज भेजा या तो मुझे पता होगा या जिसके पास पहुंचा है उसको पता होगा, ठीक है। बीच में व्हाट्सएप वाले जो व्हाट्सएप कंपनी है उसके वो तो सारा कुछ बीच में वही संभाल रहे हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं मैसेज। तो इंक्रिप्शन के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि बीच में जो आपका मैसेज है उसको हम नहीं पढ़ रहे। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने राम लिख के भेजा किसी को, है ना, तो बीच में क्या होगा, ये व्हाट्सएप वाले जो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको राम नहीं लिखा जाएगा, उनके पास जब पहुंचेगा वो किसी और लैंग्वेज में आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसे आ गया, आर का मतलब स्टार, ए का मतलब ये डॉट और एम का मतलब डैश, ठीक है। और जब ये दूसरे के पास पहुंचेगा तो दोबारा से चेंज करके राम लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो बीच में जो है किसी को पता ना चले आपने क्या मैसेज भेजा है। एंड टू एंड मतलब इस एंड से इस एंड तक, जहां से मैंने भेजा है एक एंड वो हो गया, जिसके पास मैंने भेजा है एक एंड वो हो गया, ठीक है। तो ये 2 एंड है, इनके बीच में इंक्रिप्शन होगा। इंक्रिप्शन मतलब उसको कोड को चेंज कर दिया जाएगा दूसरी लैंग्वेज में, ताकि बीच वाला कोई पढ़ ना पाए, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी का एक तरीका होता है, ठीक है, ताकि कोई और आपके मैसेज को समझ पढ़ ना पाए, उसको कुछ पता ना चले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एक एंड, दूसरा एंड, और ये इंक्रिप्शन। कभी आप व्हाट्सएप खोलेंगे, अपना व्हाट्सएप खोल के देखिएगा, उसमें जब आप किसी का खोलेंगे किसी का व्हाट्सएप तो उसमें लिखा होता है, बहुत बार आपने देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है आपका व्हाट्सएप, जो ऐसे करके उसमें लिखा रहता है। पूरी लाइन तो मुझे याद नहीं है क्या लिखा रहता है, लेकिन हाँ एंड टू एंड इंक्रिप्शन उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है ना मोर्स कोड वाला, ये भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा। कैसे? जैसे मान लो
मैंने और मेरे सामने वाले बंदे ने डिसाइड किया कि हम मोर्स कोड का ये वाला हिस्सा उससे बात करेंगे कि मान लो अगर मैंने दो बार डॉट दबाई तो उसका मतलब ए है, 3 बार दबाई उसका मतलब बी है, ठीक है। ऐसे करके मैंने और जो सामने वाला बंदा जिसको मेरे को भेजना है मैसेज, उसके बीच में डिसाइड हो गया, ठीक है। तो किसी और को थोड़ी पता है कि हमने क्या डिसाइड किया है। तो मान लो मैंने यहाँ से 2 बार दबाया, वो समझ गया मैं ए बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से 3 बार दबाया, वो समझ गया मैं बी बोल रहा हूँ। या मान लो 2 बार का मतलब मैंने उसको राम बता दिया, बी बार का मतलब मैंने उसको बॉल बता दिया, 3 बार का मतलब। तो ऐसे करके जब मैं 2 बार दबाऊंगा वो समझ जाएगा राम, और 3 बार का मतलब बॉल बोल रहा हूं मैं। तो हम दोनों को ही पता होगा ना बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई बीच में क्या कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक एंड टू एंड इंटरप्शन की तरह ये काम करते हैं मोर्स कोड और जो टेलीग्राफ है, ठीक है ना। तो ये टेलीग्राफ की टेक्निक मैंने आपको समझा दी। ये टेलीग्राफ की टेक्निक आपने कहीं देखी होगी, मैं आपको एक को बताता हूँ कहाँ देखी होगी आपने। आपने ये देखी होगी, आपने मूवीज में देखा होगा। तो मूवीज में जो पुरानी मूवीज मतलब पुराने टाइम का दिखाते हैं मूवीज में, तो जो शिप्स दिखाते हैं इंडियन आर्मी के शिप हो गए या सबमरीन हो गई, जैसे गाजी अटैक सबमरीन आई थी, तो वो उसमें ऐसे हेडफोन लगा के उसमें एक बंदा बैठा रहता था, वो और वो ऐसे करके दबा के बताता था क्या बोल रहे हैं, कोई पास में है कि नहीं है, क्या सिस्टम है, सब कुछ वो बताता था उनको, जितने भी ऑफिसर होते थे। तो वो जो उसको दबाता था ना जिस चीज को, वही ये टेलीग्राफ होता है, ठीक है। वो उसी के द्वारा समझ रहा था आसपास क्या चल रहा है, कौन उनको क्या खबर भेज रहा है। जैसे उन्होंने बीच में पूछा था एक बार कि हम अटैक करें कि ना करें, तो उसकी भी उसको उसने दबा दबा के पूछा था अपने ऑफिसर से जो बाहर बैठे हुए थे, जो ऑफिस में बैठे हुए थे, कि हमको अटैक करना है कि नहीं करना। वो सब इसी के द्वारा हुआ था, उन्होंने जवाब भेजा था इसी के द्वारा भेजा था, ठीक है। उनके बीच में बात हो गई थी, हाँ का मतलब अगर हमने 3 बार दबा दिया हाँ और 2 बार दबाया ना, ऐसे करके डिसाइड हो गया था उनके बीच में, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब डिसाइड हो गया जैसे उनके बीच में, तो वो ऐसे करके बात कर लेते हैं। आपने उस मूवी में आपने देखा होगा, या किसी ने टाइटैनिक देखी होगी, जो हॉलीवुड की टाइटैनिक है, उसमें भी इसको दिखाया गया है। वो एक दूसरे से बात करते थे, दूसरे शिप से बात कर रहे थे लगातार कि जी हमारा शिप डूब रहा है, कोई और शिप आसपास हो तो आके हमको बचा लो। तो वो भी इसी के थ्रू कर रहे थे, टेलीग्राफ के थ्रू ही, ठीक है। उसमें बाकायदा दिखाया गया है, तो गाजी अटैक में भी दिखाया गया है, टाइटैनिक में भी दिखाया गया है टेलीग्राफ, ठीक है। आप जाके एक बार मूवी देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, वो ऐसे करके डॉट 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 ऐसे करके दबा रहे होंगे, उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये टेलीग्राफ के बारे में मैंने बता दिया। ये टेलीग्राफ की टेक्नोलॉजी जो है, टेलीग्राफ की जो तकनीक है, सबसे पहली बार 6 जनवरी 1838 को सैमुअल मोरस ने दुनिया के सामने लाई थी। इन्होंने इसका इजाद किया था सैमुअल मोरस ने, ठीक है। और इसको पढ़ते किसके थ्रू है, समझते किसके थ्रू है, जिस कोड को बोलते हैं मोर्स कोड, ठीक है ना। मोर्स कोड मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है। आगे देखते हैं आज का लास्ट घटना, आज की 6 जनवरी 2002। 6 जनवरी 2002 को क्या हुआ था? 6 जनवरी 2002 को बांग्लादेश की मुद्रा से शेख मुजीबुर का चित्र हटाया गया। जो बांग्लादेश की करेंसी थी, जो बांग्लादेश का नोट होता है, वहां से शेख मुजीबुर रहमान, इनका पूरा नाम है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी तस्वीर को हटा दिया गया था, ठीक है। अब हम जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान पहले कौन है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान कौन है? ये इनको बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया है, वो भी बोलते हैं, ठीक है। और इनको बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांधी को बोलते हैं राष्ट्रपिता, ऐसे ही इनको आपके शेख मुजीबुर रहमान को वहां के राष्ट्रपिता बोलते हैं, ठीक है। और ये वहां के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वहां के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे हैं? 1972 से 1975 तक वहां के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है ना। शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री भी रहे। ये नीचे का दिख रहा है, ये नीचे का दिख रहा है, चेक करके बता दो। हाँ दिख रहा है। तो जो 1972 से 1975 तक भी ये वहां के बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री भी रहे। अब मैं आपको शेख मुजीबुर रहमान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा शेख मुजीबुर रहमान कौन है। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था। एक तो ऊपर जो पाकिस्तान है आपका वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जो इस टाइम पे बांग्लादेश है, ठीक है। तो जब 1970 में इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान में, तो जो मुजीबुर रहमान थे ना, इनकी पार्टी थी आगामी लीग, ठीक है। वो पार्टी जीत गई। कहां पे जीत गई? पूरे पाकिस्तान में जीत गई। लेकिन ये पार्टी थी कहां की? ईस्ट पाकिस्तान की। जो वेस्ट पाकिस्तान में लोग बैठे थे उनको ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, जो मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, क्योंकि ये हेड थे जो आगामी लीग जो जीती थी उस टाइम पे, उसके
तो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया, मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। पाकिस्तान के जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जो वहां के लीडर थे, उन्होंने, है ना, और खुद प्रधानमंत्री बन गए, है ना। और जो अपनी आर्मी थी उसको छोड़ दिया ईस्ट पाकिस्तान में, वहां पे लोगों को मारने के लिए। उन्होंने वहां पे जाके बहुत लोगों को मारा। ऑपरेशन सर्चलाइट बोलते हैं इसको। आप ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारा कुछ मिलेगा। इन्होंने वहां पे बहुत सारे लोगों को मारा, महिलाओं का बहुत सारों को रेप किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो बांग्लादेश वाले लोग थे वो इंडिया में घुसने लगे, ठीक है। जब वहां पे आर्मी उनको मार रही थी, बिना देखे मार रही थी सबको, किसी कोई लड़ रहा है उसको भी, कोई नहीं लड़ रहा उसको भी, सबको मार रही थी, ठीक है। तो वहां से लोग भारत में घुसने लगे। जब वो भारत में घुसने लगे लोग, तो उसके बाद जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी, उन्होंने उस टाइम पे फैसला किया कि हमको पाकिस्तान को रोकना होगा, लेकिन वरना तो सब लोग हमारे यहाँ घुस जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर इंडियन आर्मी ने इनके ऊपर अटैक किया। जो आपके पाकिस्तान की आर्मी थी, 1971 में हुआ था ना अटैक, 1971 के बारे में, वॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने फिर इन पर अटैक किया और बांग्लादेश को आजाद करवाया। ये जो लड़ाई है इसको इंडिया ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीता था। 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर किया था। आपने सुना होगा इसके बारे में, 1971 की वॉर के बारे में, 1971 की लड़ाई के बारे में। अभी हम ऊपर जब टेलीग्राफ की बात कर रहे थे तो हमने गाजी मूवी की बात की थी, गाजी अटैक, है ना। तो वो जो घटना है पूरी गाजी अटैक वाली, गाजी जो सबमरीन थी, ये भी तो 1976 की ही है। पाकिस्तान ने क्या किया था, जैसे ये भारत है ना, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ऐसे करके बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था, यहाँ से और यहाँ पे अपनी गाजी सबमरीन को लेके जा रहा था, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कहीं, यहाँ पे हमारा हुआ करता था आईएनएस विक्रांत, बांग्लादेश के यहाँ पे। तो आईएनएस विक्रांत को, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको हराने के लिए, आप उस मूवी को देखेंगे तो आप सारा को समझ जाएंगे। तो ये जो आईएनएस विक्रांत है, इसको डुबाने के लिए सबमरीन आ रही थी, तो उसको यहाँ पे आईएनएस राजपूत नाम का शिप था, डिस्ट्रॉयर शिप, उसने मार गिराया था इसको, क्या बोलते हैं इसको, गाजी सबमरीन को, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1971 वाली लड़ाई के बाद जब भारत इस लड़ाई को जीत गया, 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, इन्होंने जब सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान इस लड़ाई को हार गया, जब बांग्लादेश को आजाद करवा दिया गया। इसको अगर इंग्लिश में पता क्या भी बोलते हैं इस लड़ाई को, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश की आजादी वाली लड़ाई, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश का अलग देश बन गया, तो ये उसके प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना। प्रधानमंत्री, देखो मैंने लिखा ना, 1972 से 1971 में आजाद हुआ और 1972 से 75 तक ये प्राइम मिनिस्टर बन गए वहां के। और मैं इनके बारे में बताऊं, इनकी जो बेटी है शेख हसीना, इनकी बेटी का नाम है, इस टाइम पे वो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। शेख हसीना 2009 से लगातार प्रधानमंत्री बनती आ रही है, कहा की, बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान के बारे में था, ठीक है। तो ये दो न्यूज हो गई विदेश की। कौन कौन सी न्यूज हो गई, पहली है 6 जनवरी 1838 को, आज ही के दिन सैमुअल मॉरिस ने पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ की तकनीक को लाया। टेलीग्राफ की तकनीक क्या होती है, मोर्स कोड क्या होता है, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। उसके बाद 6 जनवरी 2002 को बांग्लादेश की मुद्रा से शेख मुजीबुर रहमान का चित्र हटा दिया गया। जो जैसे हमारे यहाँ गांधी जी का चित्र लग रहा है ना, गांधी जी का, ऐसे इनके नोट पे शेख मुजीबुर रहमान का चित्र लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, उनके बारे में सारा कुछ। उसमें मैंने आपको 1971 की लड़ाई के बारे में भी सारा कुछ बता दिया, बांग्लादेश की आजादी के बारे में भी, ठीक है। तो एक बार आप पूरा कोड देख लीजिए। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। अगर आपका स्क्रीनशॉट अगर आप डिलीट ना करें और ध्यान से रखें तो आशा है दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, एक एक घटना, ठीक है। अगर कोई भी घटना आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कल की वीडियो जाएगी 7 तारीख की, जो मैं इतिहास के बारे में जब बात करूंगा तो आपको सारा कुछ समझा दूंगा। तो दोस्तों आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ओके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप हर दिन के इतिहास के बारे में अच्छे से अच्छे जान सकें। तो धन्यवाद आज के लिए।